कुछ दिनों पहले हमारे प्रिय प्रदेश बिहार के जहानाबाद में ट्रिप्लेक्स बिल्डिंग कोलैप्स हो गया। देखते हैं कैसे कि अचानक से एक ट्रक गुजरता है सामने से और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स होकर नीचे धरातल में आ जाती है। किस कारण से हुआ बात करेंगे हम। इस बात करने का टॉपिक है, इन्वेस्टिगेशन करने का टॉपिक है, लेकिन पूरे वीडियो देखते हैं। एक बैक साइड से भी इसका वीडियो है कि ये इंक्लाइन होते जा रहा है और ध्वस्त हो गया। ये 2017 में बनाया गया और 2021 में निपट गया। 4 साल में कहानी खत्म हो गया सॉइल फेलियर के कारण। आगे देखते हैं, एक और व्यू है कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल, कौन है इस बिल्डिंग के गिरने के पीछे, मतलब किसकी जवाबदारी है, जिसका घर है या जो बनाया है या जिसने जो बनवा रहा है। मतलब ये जो बिल्डिंग गिरी, इस बिल्डिंग के गिरने के पीछे का रीजन कौन है, क्लाइंट जिसका घर है या कंसल्टेंट जिसने डिजाइन किया है या कॉन्ट्रैक्टर जो बना रहा है। जिसको कि लोग बोल रहे हैं कि सिविल इंजीनियर की गलती है, सिविल इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल है इसके पीछे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन वहीं पे जैसी बिल्डिंग कोलैप्स हुई, ये बिल्डिंग था एक व्यापारी का जिसमें कपड़े रखे थे, साड़ियां रखी थी, कपड़े और शर्ट पैंट रखा गया था, स्टोरेज था समझ लीजिए। इसलिए किसी की माल जान की हानि नहीं हुई, लेकिन गांव वालों को पार्टी का मौका मिल गया इस लॉकडाउन पे कि जैसी लॉकडाउन खुला भी नहीं था और लोगों ने पूरा एक एक पीस उठा उठा के गायब कर दिए। कि लोकल पुलिस भी है लेकिन इतनी भीड़ को कौन कंट्रोल कर सकता है, तो पूरे लोगों ने एक एक पीस उठा उठा के, मतलब साड़ियां, शर्ट पैंट, जीन्स, जिसको जैसा मिला बोरी में भरते गया और ले जाते गया। और नगर निगम का काम आ गया कि भैया रोड खाली करो, नहीं तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो खराब हो जाएगा। इसलिए 2-2, 3-3 जेसीबियां, 1, 2, 3-3 जेसीबियां लगा के रोड से मलबा को हटाया गया और बहुत ही जल्द 4 घंटों में वापस से रोड को यथाव्यवस्थित किया गया। ये इसका पीछे का रीजन क्या है, ये पहली बार नहीं हुआ यार, ऐसे बहुत से कांड हुए हैं। एक वेस्ट बंगाल के मिदनापुर में भी कि बाजू में नाला है और ट्रिप्लेक्स बिल्डिंग कोलैप्स हो गया। ये रोड है और ये बाजू में नाला है। एक बार फिर से देखते हैं इस वीडियो को कि ये सामने रोड है, ये बाजू में नाला है, फ्रंट उसका उस साइड है। ये भी कि एक व्यापारी का बिल्डिंग था, अगेन ये भी स्टोरेज के काम ही आ रहा था और बिल्डिंग कोलैप्स हो गया। इसमें इस बिल्डिंग में भी किसी की जान की हानि नहीं हुई और लेकिन स्वाह हो गया लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट। आगे बात करते हैं कि क्यों हुआ। एक और है तिरंगा बिल्डिंग, हमने इसको नाम दिया है, ऊपर ग्रीन, बीच में व्हाइट, नीचे केसरी कलर। ये भी बिल्डिंग आराम से सेटल होते होते स्वाहा हो गया। इसको तो देशद्रोह लगा देना चाहिए कि भैया तिरंगा को कैसे गिरा सकता है। ये यदि गिराना ही था बिल्डिंग तो कलर चेंज कर लेता। तिरंगा बिल्डिंग है, इसमें तो देशद्रोह लगना ही चाहिए। लेकिन कहानी समाप्त होगी इस बिल्डिंग की। ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता यार, हर जगह की कहानी है। थोड़ा सा लापरवाही चीजों को नुकसान कर देता है। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद लोग थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन पे नहीं जाते। सिर्फ इंडिया पे ही नहीं, एक ट्रांसकोना ग्रेन एलिवेटर है, इसकी भी कहानी है। ये पूरा एलिवेटर कोलैप्स हो गया, कोलैप्स होने के साथ साथ सेटल हो गया, कह सकते हो आप इसे, कि ये साइड से उठ गया। मतलब कि जो राइट साइड का पोर्शन है ये अप हो गया और लेफ्ट साइड डाउन हो गया। ये आप देख रहे हैं, ये सॉइल ऊपर आ गया है। ये इस केस को ध्यान रखना, अपन आगे इन्वेस्टिगेशन पे इसकी बात करेंगे कि ये पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हुई और ये मिट्टी ऊपर आ गया। इसको जनरल शियर कहते हैं। आगे हम टॉपिक में बात करेंगे कि किस तरीके से ये होता है और क्या क्या इसके प्रिकॉशंस हैं। टावर ऑफ पिसा को तो आप जानते ही हैं, 1372 में बना और 1378 में 10 डिग्री के एंगल से टिल्ट हो गया। लेकिन फ्रॉम 1378 और आज 2021 तक ये बिल्डिंग ऐसा ही है। उसके बाद ये कोलैप्स नहीं हुआ। मतलब कि नीचे का जो सॉइल था वो इतना हट गया कि बिल्डिंग टिल्ट हुआ, लेकिन वो टाइट हो गया वहीं पे। फिर उसको मूवमेंट नहीं हुआ। इसके पीछे का क्या क्या रीजंस हैं हम डिटेल में बात करेंगे। पहले देखते हैं कि बिल्डिंग का रीजन क्या होता है। ये फाउंडेशन है, ऊपर से लोड आता है और ये जो नीचे का सॉइल है उस लोड को बियर करने के लिए सक्षम होता है। जितना सक्षम है उतना ही लोड प्रोवाइड करोगे तो वो सेफ रहेगा। ज्यादा लोड प्रोवाइड कर दोगे तो सॉइल फेल हो जाते हैं, मतलब सॉइल में डिस्प्लेसमेंट आ जाता है और ये डिस्प्लेसमेंट ही पूरे बिल्डिंग को रोटेट कर देते हैं। अलग अलग फेलियर हैं इस बीयरिंग कैपेसिटी के लिए। मैं ऊपर आई बटन में एक वीडियो दे दिया हूं, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि क्या होता है बीयरिंग कैपेसिटी और उसको कैसे मेजर किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीयरिंग कैपेसिटी होता क्या है। एक कॉमन लैंग्वेज में समझिए कि मैंने आपको एक जोरदार तमाचा मारा, माफी चाहता हूं तमाचा नहीं मारूंगा, एक एग्जांपल के लिए समझिए कि मैंने आपको जोरदार एक तमाचा मारा और आप गांधी जी के भक्त निकले, आपने दूसरा भी गाल सामने कर दिया। मतलब कि पहला तमाचा खाने के बाद आपको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, आपने दूसरा भी गाल सामने कर दिया। मैंने दूसरे गाल पे भी एक जोरदार तमाचा मारा, फिर भी अगेन आप गांधी जी के ज़्यादा बड़े भक्त थे और आपने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। और मैंने फिर से तीसरा तमाचा मारने के लिए हाथ उठाया ही था और गाल में पड़ते ही
आप पूरा राशन पानी लेके मेरे पर चढ़ गए। मतलब आपने तीसरे तमाचे पे अपना नेचर चेंज किया, गांधीगिरी गई भाड़ में, और आपने पूरा का पूरा राशन पानी लेके मेरे पर और मुक्का लात से हावी हो गए। मतलब आपकी बियरिंग कैपेसिटी 2 तमाचे की थी, 2 तमाचे के बाद आपको तीसरा तमाचा में आपका नेचर बदल गया, आपका नेचर बदल गया। बस यही है बियरिंग कैपेसिटी, कि जितना बियरिंग कैपेसिटी, ये सॉइल पे लोड सहने की जितनी क्षमता है वो उसकी कैपेसिटी है, कि यदि इसमें 10 केजी पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से बिल्डिंग पे लोड लग रहा है और आपने 11 केजी लगा दिया, तो ये जो सॉइल है वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। मतलब कि ये सॉइल दब जाएगा और ये बिल्डिंग रोटेट हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, कह सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बताऊं तो यदि आपके पास आपकी जो बिल्डिंग का लोड है वो है, मान लेते हैं 1000 केजी, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि आपके बिल्डिंग का लोड है 1000 केजी, और आपके पास एक प्लॉट है जिसका एरिया है 10 मीटर बाई 10 मीटर, 10 मीटर बाई 10 मीटर, मतलब 100 स्क्वायर मीटर आपका एरिया हो गया। अब इस 100 स्क्वायर मीटर पे आपको क्या करना है, इस 1000 केजी को स्टेबल करना है। मतलब कि ये जो 1000 केजी का जो बिल्डिंग है वो आपके सॉइल पे मेंटेन हो जाए, गिरे नहीं। और यदि जब हमने इसका जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया, इसकी बियरिंग कैपेसिटी निकाले, हमारे पास बियरिंग कैपेसिटी आया 100 केजी पर स्क्वायर मीटर। मतलब कि 1 मीटर बाई 1 मीटर का जो सॉइल है, जो एरिया है, वो 100 केजी झेलने के बराबर है, वो 100 केजी झेल सकता है। तो 1000 केजी को झेलने के लिए कितना एरिया की जरूरत होगी, समझ रहे हो। हम फुटिंग का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं कि 1000 केजी को हमें बिल्डिंग बनाना है, हमने लोड कैलकुलेट किया। लोड कैलकुलेशन करने के लिए भी नीचे कोर्स दिया गया है यार, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सब चीज कैलकुलेटेड है, हर चीज एक इंजीनियर ही कैलकुलेट करता है। हमने पूरा बिल्डिंग का कैलकुलेशन निकाला 1000 केजी। अब हमको इस 1000 केजी के लिए फुटिंग का एरिया डिसाइड करना है, तो हमने 100 केजी से इसको डिवाइड कर दिया कि कितना एरिया हमको रिक्वायर्ड होगा। हमने इसको 100 से डिवाइड किया, 00 कट गया, हमारे पास आया 10 स्क्वायर मीटर। 10 स्क्वायर मीटर हमें लगेगा फुटिंग का एरिया। अब आप नंबर्स ऑफ कॉलम डिजाइन कर सकते हो, ये पूरा डिजाइनिंग का पार्ट है। मैं आपको एक छोटा सा चुटकी में ही थंब रूल समझा रहा हूं कि 10 स्क्वायर मीटर मतलब आपने 2 मीटर बाई 1 मीटर, 2 मीटर बाई 1 मीटर, 2 मीटर बाई 1 मीटर, यहां पे 2 मीटर बाई 1 मीटर, यहां पे 2 मीटर बाई 1 मीटर, एक मैं बीच में एक ऐसी बना देता हूं कि 2 मीटर बाई 1 मीटर। तो एक का ये कितना हो गया, 2 × 1, 2 स्क्वायर मीटर, 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 मतलब टोटल 10 स्क्वायर मीटर का आपने फुटिंग बना दिया, जो कि 1000 केजी के बिल्डिंग का लोड लेने के लिए सक्षम है। और वो किससे डिजाइन हुआ, उसकी बियरिंग कैपेसिटी से, उसकी बियरिंग कैपेसिटी से सेटिस्फाई हुआ कि हाँ भैया 100 केजी पर स्क्वायर मीटर झेलने की क्षमता है, और 1000 केजी को बनाने के लिए हमको 10 स्क्वायर मीटर लगेंगे। यही एक छोटा सा बेसिक कैलकुलेशन है जो एक सॉइल इन्वेस्टिगेटर कैलकुलेट करके बियरिंग कैपेसिटी बताता है, और एक स्ट्रक्चरल डिजाइनर फुटिंग का एरिया डिसाइड करता है उसकी बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से। आगे बात करते हैं कि क्या क्या रीजन है, किस किस रीजन के कारण स्ट्रक्चर फेलियर होते हैं। यार कहना बहुत आसान है कि कॉन्ट्रैक्टर ने खराबी किया होगा, या सॉइल खराब हो गया होगा, पानी भर गया होगा, या लोड ज़्यादा हो गया होगा, ये कोई भी कुछ भी कह सकता है। लेकिन बात है इन्वेस्टिगेशन का, तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो रीजन है सबसे पहले लो बियरिंग कैपेसिटी। हमने बात किया क्या होता है बियरिंग कैपेसिटी, इसमें होता है पंचिंग शियर और एक लोकल शियर, डिटेल में बात करेंगे क्या होता है। थर्ड वन होता है इम्प्रॉपर ड्रेनेज लाइन, यदि ड्रेनेज लाइन सही तरीके से, आउटर ड्रेनेज लाइन, यदि गवर्नमेंट का जो ड्रेनेज लाइन है वो सही तरीके से नहीं दिया गया है, या फिर इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन, सॉइल को सही तरीके से कॉम्पैक्ट नहीं किया गया है। एंड द नेक्स्ट वन इज ग्राउंड वाइब्रेशन, यदि ब्लास्टिंग हो रहा है, या रेल की पटरियां हैं, या हैवी ट्रैफिक रोड है, वहां पे वाइब्रेट होता है। वाइब्रेशन से अर्थक्वेक में क्या होता है, सॉइल वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेशन के कारण बिल्डिंग कोलैप्स हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लो बियरिंग कैपेसिटी में लोकल शियर। लोकल शियर का मतलब कि जो आपने इस देखो, ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये आपकी नेचुरल ग्राउंड लेवल थी, आपने बिल्डिंग बनाना चालू किया, कुछ समय बाद या बिल्डिंग बनाते बनाते लोड ज्यादा हुआ और ये जो सॉइल है वो ऊपर आ गया। जो हमने एक फॉरेन का केस देखा था, जो मैं आपको बताया था सॉइल ऊपर आने वाला, तो उस कंडीशन पे ये लोड ज्यादा हुआ और किसी भी एक साइड से ये रोटेट हो सकता है। यदि ये आगे सॉइल आया तो ये राइट साइड रोटेट हो जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, और यदि पीछे सॉइल ऊपर निकल गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। तो ये रोटेशन, ये जितना हमने तीनों बिल्डिंग देखा, तो जो बिल्डिंग सामने रोटेट हो रहा है का मतलब
लोकल शियर हुआ है वहां पे, और जो सॉइल है वो अपसाइड मूव हो गया, इसलिए बिल्डिंग कोलैप्स हो गया। आप अपने आप को समझो, आप दलदल में खड़े हो जाओ। यदि आप दलदल पे सामने गिर रहे हो, यदि आप दलदल पे सामने गिर रहे हो, मतलब वहां पे लोकल शेयर हो रहा है और जो सॉइल है वो सामने निकल रहा है बाहर, और आप दबाते जा रहे हो लोड ज्यादा होने के कारण। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज पंचिंग शेयर। पंचिंग शेयर का मतलब पंचिंग यार, भुशुम भुशुम, वो पंचिंग शेयर, लोड ज्यादा हो रहा है, नीचे कॉम्पैक्ट सही तरीके से नहीं किया गया था, तो देखो बाहर सॉइल बाहर नहीं आया है, सॉइल कॉम्पैक्ट हो गया है। यहां से जो नेचुरल ग्राउंड लेवल था, सॉइल बाहर नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ लोड ज्यादा होने के कारण जो सॉइल थे वो कॉम्पैक्ट हो गया है और अच्छे से, इसलिए ये नीचे धंस गया। जिस तरीके से हम सैंड में चलते हैं, सैंड में चलते हैं तो पैर धंस जाता है, तो क्यों? क्योंकि नीचे कॉम्पैक्ट नहीं रहता वो, तो ये सॉइल कॉम्पैक्ट हो गया है। आगे बात करते हैं वाटर लॉक्ड एरिया, इनप्रॉपर ड्रेनेज लाइन। जैसे कि जो मिदनापुर का जो मैंने केस दिखाया, वहां पे नीचे पीछे पे नाला था, तो नाला होने पानी के फ्लो से क्या होता है, स्क्रीनिंग वर्ड याद रखना कि पानी के फ्लो से सॉइल मूवमेंट होते हैं, और फुटिंग के नीचे से सॉइल मूव हो गए तो उसको फ्री फॉल होने का जगह मिल गया। मतलब समझो आप खड़े हो और आपके पैर के सामने का सॉइल निकाल दिया जाए तो आप आगे साइड गिर जाओगे, पीछे का सॉइल निकाल दिया जाए तो आप पीछे गिर जाओगे, पूरा सॉइल निकाल दिया जाए तो ऐसे ही धंस जाओगे आप। तो वही है वाटर लॉक्ड एरिया, कि पानी भरा रहता है या पानी बहता रहता है तो सॉइल कमजोर हो जाते हैं या सॉइल हट जाते हैं और बिल्डिंग का फाउंडेशन वीक हो जाता है, उसको कॉन्टैक्ट एरिया नहीं मिलता तो मूव कर जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनप्रॉपर कॉम्पैक्शन। जैसे कि ये वाटर लॉक्ड एरिया है या लूज सॉइल है, लूज सॉइल एरिया में क्या होता है, आप जितना भी कॉम्पैक्ट कर लो कॉम्पैक्ट होगा नहीं, और यदि वहां पे आपने आइसोलेटेड फुटिंग दे दिया तो कहानी खराब हो गई। इन सब कंडीशन पे इसका प्रिकॉशंस कैसे होता है, कैसे बचाया जाता है, ये भी हम बात करेंगे आगे। तो लूज सॉइल एरिया पे भी बिल्डिंग कोलैप्स होते हैं, उसके लिए क्या क्या रेमेडीज अपन आगे बात करने वाले हैं। तो लूज सॉइल एरिया पे भी बिल्डिंग कोलैप्स होते हैं, इसलिए बच के रहना घर बनाने से पहले। और ग्राउंड वाइब्रेशन, जैसे कि ब्लास्टिंग कहीं कर रहे हो या अर्थक्वेक आ रहा है, तो ब्लास्ट आपने कहीं किया है लेकिन उसके वाइब्रेशंस आपके बिल्डिंग को डैमेज कर देता है। बिल्डिंग को डैमेज का मतलब मूवमेंट करेगा, मतलब समझो आप सीधे खड़े हो और कोई नीचे का जमीन हिला रहा है तो आप हिलोगे, और जब तक आप उसको बचा के रखे हो, अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, तब तक तो ठीक है, अदरवाइज वाइब्रेशन ज्यादा हुआ तो आप कोलैप्स हो सकते हो। इसको कह सकते हो आप कि यदि आपका बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव हुआ और वो मूव होने के बाद स्टेबल नहीं हुआ तो वो कोलैप्स हो जाएगा। जैसे कि पीसा और टावर ऑफ पीसा की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या हुआ, उसकी वो मूवमेंट तो हुआ लेकिन उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरी चेंज नहीं हुई, मतलब उसका जो न्यूट्रल एक्सेस था वो वहीं पे ही स्टेबल हो गया, इसलिए वो आज भी बिल्डिंग पिछले करीब 700 सालों से स्टेबल है, कोलैप्स नहीं हुआ है। ये सारे रीजन है कि किस किस कारणों से फेलियर होते हैं। जो अभी बिहार पे हुआ उसका रीजन क्या फाइंड आउट किया आपने, वो रीजन हुआ लोकल शेयर के कारण। जो लोकल शेयरिंग है, सॉइल मूवमेंट, सॉइल बाहर निकल गया ड्रेनेज लाइन होने के कारण, क्योंकि उस घर के सामने ड्रेनेज लाइन था, सॉइल मूव हुआ और बिल्डिंग कोलैप्स हो गया। अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, किस किस तरीके से इसको बचाया जा सकते हैं। बचाने का तरीका बहुत सिंपल है, मैट और राफ्ट फाउंडेशन। यदि हमने पूरा का पूरा चटाई बांध दिया, समझो आप दलदल के में सिंगल पैर खड़े हो जाओ, दलदल पे जाके अपना पैर घुसाओगे धंस जाएगा, लेकिन वहीं पे आप बड़ी सी एक लकड़ी का पुट्ठा लाओ, करीब 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर बाई 1 मीटर का, 1 स्क्वायर मीटर का लकड़ी लाओ, उसके ऊपर खड़े रहो, तो आप बहुत देरों तक खड़े रह सकते हो जब तक कि लोड एक्सेस नहीं होगा। उसी तरीके से राफ्ट फाउंडेशन फिर है पाइल ग्रुप फाउंडेशन। यदि आपका लूज सॉइल है या वाटर लॉक्ड एरिया है तो आपकी लैंड को आप कॉम्पैक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन नेचुरली ग्राउंड के बहुत नीचे लैंड कॉम्पैक्टेड होते हैं, तो हमको उस लेवल तक जाना है जहां पे लैंड कॉम्पैक्टेड है, वहां तक हम पाइल करके छेदे करते हैं, वहां कंक्रीट डालते हैं, वहां पे बल्ब लगाते हैं, जिस बल्ब मतलब वो लाइट वाला बल्ब नहीं, कंक्रीट का बल्ब बनाते हैं। एक पाइल का वीडियो है, वो भी मैं आई बटन में दे देता हूं, उसमें भी आप अच्छे समझ आओगे कि पाइलिंग कैसे कराया जाता है। आप बल्ब बनाओगे, उससे भी लोड बियर करने के क्षमता के अनुसार हम पाइल को डिजाइन करते हैं। ये सब डिजाइनिंग का पार्ट है यार, अपने मन से कुछ नहीं किया जाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। जैसे लोग कहते हैं ना कि बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, फाउंडेशन सॉइल खराब होने के कारण बिल्डिंग कोलैप्स हुआ, उसमें गलती सिविल इंजीनियर की नहीं होती, उसमें गलती जियो टेक्निकल इंजीनियर की होती है। और जियो टेक्निकल इंजीनियर सिविल इंजीनियर नहीं होता, यह बात ध्यान रखना।
जो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेता है उसको हम सिविल इंजीनियर कहते हैं। और जैसे वो सिविल इंजीनियरिंग डिग्री के बाद कोई भी मास्टर ग्रेजुएशन करता है, जैसे वो जियो टेक्निकल से एमटेक किया तो उसको हम जियो टेक्निकल इंजीनियर बोलते हैं, उसने स्ट्रक्चरल से एमटेक किया उसको स्ट्रक्चरल इंजीनियर बोलते हैं। तो हर एक पार्ट में जिसने मास्टर डिग्री ले ली, अब वो सिविल इंजीनियर नहीं होता, अब वो प्रोफेशनल हो जाता है अपने स्पेसिफिक पार्ट पे। तो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है यदि आपको सॉइल फेलियर या फाउंडेशन फेलियर से बचना है तो। नेक्स्ट है प्रॉपर सॉइल ट्रीटमेंट। यदि लूज सॉइल है और उसको आप पाइल नहीं दे पा रहे हो, या आपके पास बिल्डिंग का लोड बहुत ज़्यादा है, जैसे कि बुर्ज खलीफा। अब बुर्ज खलीफा इतना हैवी है, सैंड में बना है, तो सॉइल को ट्रीट करना पड़ेगा। सॉइल को किस किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, यदि आप चाहते हैं मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि मैं आप लोगों के लिए सॉइल किस तरीके से ट्रीटमेंट करके उसके बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, उसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग। जितनी उसकी औकात है उतना ही लोड उस पर दिया जाए, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग। कि कितना उस पर सुपर स्ट्रक्चर का लोड दिया जा सकता है या कितना उस पर लाइव लोड दिया जा सकता है, यह पहले से ही प्री कैलकुलेटेड होता है, जिससे कि बिल्डिंग का ओवरऑल लोड निकलता है। जो हमने 1000 kg निकाला था, वो 1000 kg स्ट्रक्चरल डिजाइनर पूरा लोड कैलकुलेशन करके निकालता है। उसके बाद उसके जो फाउंडेशंस हैं, या वो आइसोलेटेड फुटिंग बनेंगे या कंबाइंड फुटिंग बनेंगे या स्ट्रैप फुटिंग बनेगा या राफ्ट या मैट होगा या पाइल फाउंडेशन होगा, ये सबका सेकेंडरी पार्ट है आफ्टर लोड कैलकुलेशन और बियरिंग कैपेसिटी। मतलब सबसे पहले जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर लोड कैलकुलेशन होगा, उसके बाद फाउंडेशन की डिजाइनिंग होती है। ये मुंह से बोलने की काम नहीं होता कि यहां पाइल कर लो या आइसोलेटेड फुटिंग हो जाएगा, ये मुंह से बोलने का काम नहीं होता। अगेन इट्स टोटल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आगे बात करते हैं कैसे राफ्ट एंड मैट फाउंडेशन क्या होता है। कि पूरे बिल्डिंग पे छोटा छोटा फाउंडेशन बनाने की जगह पूरा बड़ा फाउंडेशन बना दो, जिससे कि कांटेक्ट एरिया बढ़ जाता है। कांटेक्ट एरिया बढ़ गया मतलब बियरिंग कैपेसिटी। तो यदि जो प्रीवियस एग्जांपल में बात किए थे कि यदि हमने एक फाउंडेशन पे ये 10 मीटर बाई 10 मीटर का है, 10 मीटर बाई 10 मीटर का है, तो और इसका 100 kg पर स्क्वायर मीटर इसकी बियरिंग कैपेसिटी है, तो टोटल 100 स्क्वायर मीटर का प्लॉट हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 10,000 kg ये बियर कर सकता है। ये जो प्लॉट है वो 10,000 kg बियर कर सकता है। और जो हमने प्रीवियस केस में बात किया था वो तो बिल्डिंग का वेट ही था 1000 kg, तो सेफ है। मतलब कि बिल्डिंग का जो लोड होगा वो 10,000 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए आफ्टर लाइव लोड इंप्लीमेंटेशन। कि यदि डेड लोड तो रहेगा ही बिल्डिंग का और उसमें लाइव लोड भी पूरा लगा दिया जाए तो 10,000 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो सॉइल इन्वेस्टिगेशन है वहां से हम फाइंड आउट करते हैं। आगे बात करता हूं पाइल ग्रुप फाउंडेशन। पाइल ग्रुप का मतलब एक ग्रुप, एक पाइल नहीं, नंबर्स ऑफ पाइल के ऊपर हम एक पाइल कैप बनाते हैं। कि जैसे देखो ये ऊपर वाला लूज सॉइल है, नीचे वाला कॉम्पैक्टेड सॉइल है, सॉइल की स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगेन कहां से पता चला, ये हमको जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से हमने पता किया कि किस जोन का कैसा सॉइल की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से हमने पाइल का डाया, उसमें कंक्रीटिंग, उसके नीचे के बल्ब्स फाइनल किए, और उसके ऊपर जो ये पाइल कैप लगता है, पाइल कैप बोलते हैं उसको फाउंडेशन को, जो पाइल के ऊपर बनाया जाता है, उस पाइल कैप का डायमेंशन कैलकुलेट किए, उसके बाद उसके ऊपर के स्ट्रक्चर हम एग्जीक्यूट करेंगे। आगे बात करते हैं जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। अलग अलग जोन का सॉइल, मतलब जो आपका ये प्लॉट है, इस प्लॉट पे हर एक एरिया का सॉइल इन्वेस्टिगेट होता है जहां जहां पे हमको फाउंडेशन देना है, और साथ ही उसके डेप्थ तक, यदि यहाँ पे इसके इन्वेस्टिगेशन के बावजूद हमको राफ्ट फाउंडेशन का एरिया नहीं मिल पा रहा है, मतलब कि जो एरिया है वो कम है उसके लोड की रिस्पेक्ट में, तो हम इसके डेप्थ तक कैलकुलेट करते हैं कि कितना डेप्थ में हमको पाइल तक के लिए जाना चाहिए। ये एक्चुअली ऑन एन एवरेज किसी भी सिटी में एक जगह कैलकुलेट कर दिया जाता है और लगभग सिटी में वही फॉलो करते हैं। लेकिन हर एक जोन का, सोचो आपके बाजू वाले घर में ज़्यादा पानी भरा हुआ है कि वो 10 सालों से वहाँ पानी भरा हुआ है, और उसको आपने घर बनाया कहीं पे सूखा वाला जगह पे घर बनाया उसके डिज़ाइन के अनुसार, तो फेल हो जाएगा डेफिनेटली। यदि यार मतलब इतनी कॉमन सी चीज़ है कि जितनी रोटी आप खाते हो उतनी ही रोटी में मेरा पेट नहीं भरने वाला। चीजें समझ आ रही है? जितनी रोटी आप खाते हो, हम दोनों हो सकते हैं भाई हो कि आप और मैं दोनों बचपन से साथ ही रह रहे हो, लेकिन आपका पेट भरने पे 5 रोटी की जरूरत पड़ती है और मेरा पेट भरने के लिए 10 रोटी की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा हैवी हूं, मेरा डाइट अच्छा है, मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करता हूं, ज़्यादा मेहनत करता हूं, आप कम मेहनत करते हो। उसी तरीके से ये लोड और स्ट्रक्चर की कहानी है। जितना लोड उसकी सॉइली कैपेसिटी के अनुसार उसकी फाउंडेशन और उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन होता है। नेक्स्ट वन है प्रॉपर सॉइल ट्रीटमेंट।
सॉइल ट्रीटमेंट की अपन बात कर रहे थे, एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए बना दूंगा पूरा डिटेल में, लेकिन समझ जाओ यदि आपका जो ग्राउंड है वो वेल कॉम्पैक्टेड नहीं है या लूज सॉइल है या उसकी बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम एग्रीगेट के पियर्स लगा देते हैं छोटे छोटे, मतलब हमने कॉन्क्रीटिंग ही कर दिया वहाँ पे थोड़ा और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, या फिर हम ग्राउटिंग कर दिए कि फुटिंग हो चुका है उसके नीचे हमने प्रेशर मशीन के साथ कंक्रीटिंग डाल दी कि जो जहाँ लूज एरिया है, जहाँ वॉइड्स है, वहाँ पे जाके कंक्रीट सेट हो जाए तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। उसी तरीके से हमने सॉइल मिक्सिंग कर दिया कि नीचे का सॉइल लूज सॉइल निकाला और अच्छा वेल कॉम्पैक्टेड सॉइल जैसे कि मुरुम हो गया या स्टोन डस्ट हो गया, वो सब लाके हमने फिल कर दिया तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। या फिर हमने उसी को कॉम्पैक्ट कर दिया ठोक ठोक के, जो लूज सॉइल था उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट कर दिया। तो ये सब कुछ बेसिक तरीके होते हैं जिससे कि आप अपनी बिल्डिंग को बचा सकते हो। आगे बात करते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर डिजाइनिंग कि हर एक पार्ट, स्लैब का लोड आतेगा, बीम पे बीम का लोड आता है, कॉलम पे कॉलम का लोड आता है, फुटिंग पे, तो ये फुटिंग ही है जो आपके बिल्डिंग को बचा के रखता है, संभाल के रखता है। और उस केस में क्या हुआ, बिहार के केस में, कि जो सामने की सॉइल थी, ये जो सामने का सॉइल था, ये आगे से ड्रेनेज लाइन क्रॉस हो रहा था, ड्रेनेज लाइन क्रॉस होने के कारण ये सॉइल शिफ्ट हो गई, बहते चले गई, तो इसके जो नीचे का सॉइल है वो खराब हो गया, वो मूव हो गए, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग सामने कोलैप्स हो गई, क्योंकि 3 मंजिला बिल्डिंग करीब करीब 10 मीटर के आसपास का बिल्डिंग सामने ढह गया। तो इस पूरे केस स्टडी में आपने क्या समझा कि हम सिविल इंजीनियर सॉइल इन्वेस्टिगेशन या स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का पार्ट नहीं करते, हमारा काम होता है ड्राइंग को पढ़ना और ड्राइंग को एग्जीक्यूट करवाना। लेकिन ये स्ट्रक्चरल डिजाइनर का काम है पूरे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करना, और एक जियो टेक्निकल इंजीनियर का काम है सॉइल के इन्वेस्टिगेशन करना। यदि आप इस स्ट्रक्चरल डिजाइनर और जियो टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो आपको फर्दर स्टडी एमटेक करना ही पड़ेगा, इसके बिना करियर नहीं है। और यदि आप एग्जीक्यूशन पे आना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि बिल्डिंग का लोड कैसे कैलकुलेट होता है, या जो बिल्डिंग गिरा है उसमें कितना रुपए का नुकसान हुआ होगा, मतलब कि टोटल बिल्डिंग का एस्टिमेट कितना होगा, उसका बिल कैसे बनाते हैं, उसका क्वांटिटी सर्वे कैसे करते हैं, उसका सर्वेइंग कैसे करते हैं, उसका डिजाइनिंग कैसे करते हैं, चाहे आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग हो चाहे स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग हो, उस पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो आप लोगों के लिए सिविल गुरुजी ने कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस निकाल रखा है पूरा का पूरा कोर्स, जो कि इंजीनियरिंग में नहीं सिखाया जाता, आपके कॉलेजेस में 4 साल के डिग्री में या 3 साल के डिप्लोमा में नहीं मिलता। उसके लिए तुरंत कॉल करो 9111001234 पे। आपको यदि सीखना है तो नीचे जरूर जो नंबर दिया है एक बार कॉल करो और पूछो क्या कंटेंट है, और यदि आप कंटेंट चाहते हो तो नीचे डाउनलोडेबल लिंक दिया गया है, उस डाउनलोडेबल लिंक से आप चीज़ों को डाउनलोड करके आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हो सारे के सारे कोर्सेज का डेटा। और यदि आपको ये पीपीटी चाहिए तो ये भी मैंने आपको नीचे डाउनलोडिंग लिंक पे दे रखा है, आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करना है और आपको ये पीपीटी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया हूंगा। अगले वीडियो में मिलेंगे पूरे जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।